नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी। तो आज की इस वीडियो में हम 2018 में जो आपके 135 शिफ्ट में ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसके 1000 जीके के प्रश्नों के सेट को डिस्कस करेंगे। तो इसका जो पहला पार्ट है उसमें ऑलरेडी हम लोग 100 प्रश्नों को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आई बटन पर आपको लिंक मिलेगी, वहां से आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज ये हमारा पार्ट 2 होगा और इसमें भी हम लोग यहाँ पर टोटल 100 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी के ऊपर दिसंबर की समाप्ति के उपलक्ष्य में इस समय आपका ऑफर चल रहा है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की एक सिस्टमैटिक वे में तैयारी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन फिलहाल परचेज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अगर आप रेलवे का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मात्र आपको 1300 से 1400 रुपये में 3 महीने के रेलवे का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा और उसमें आप एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी दोनों एग्जाम की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। एसएससी कैटेगरी में अगर आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है तो 12 महीने पर आपको 4 महीने और 24 महीने पे आपको 8 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। तो इसे भी आप लोग अवेल कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप लोग डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अनअकैडमी के ऊपर किसी भी सब्सक्रिप्शन के ऊपर, चाहे वह आपका यूपीएससी या फिर बोर्ड का ही हो, उसके ऊपर आप मुझसे मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर यही मेरा है, इसके ऊपर आप कांटेक्ट करके अपने डाउट वगैरह भी पूछ सकते हैं। बाकी अनअकैडमी के ऊपर मेरी लाइव क्लास भी होती है। तो अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, विशेष तौर पर अगर आप लोग एनटीपीसी सीबीटी 2 या ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी के ऊपर आप मेरी फ्री क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये क्लास मेरी दिन में 12 बजे होती है, रात में 10 बजे होती है। फिलहाल अब जो क्लासेज हैं वो आपके नए साल में शुरू होंगी। तो फ्री क्लासेज हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि डिटेल में हम लोग यहाँ पर चीज़ों को समझ करके डिस्कस करते हैं। तो नीचे मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल की लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करिए और अनअकैडमी के ऊपर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर वीडियो की करते हैं शुरुआत। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी बोत्सवाना की मुद्रा है। तो अगर हम लोग बोत्सवाना कंट्री की बात करते हैं तो इसकी जो मुद्रा है इसका नाम है पुला। क्या नाम है? पुला इस मुद्रा का नाम है। ऑप्शन फिलहाल हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं बोत्सवाना की जो राजधानी है वो आपको गैबोरोन में मिलेगी। बोत्सवाना अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है और इसकी जो करेंसी है इसका नाम है बोत्सवाना पुला। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कुलदीप यादव निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए हैं। तो कुलदीप यादव की बात करें, उत्तर प्रदेश राज्य से ये आते हैं, क्रिकेट के ये खिलाड़ी हैं, स्पिन गेंदबाजी करते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी यानी कि क्रिकेट हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि एग्जाम वॉरियर्स नाम की जो पुस्तक है इसके राइटर कौन है। तो भैया ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मतलब मेरे हिसाब से शायद ही कोई एग्जाम बचा होगा जिसमें ये पूछा ना गया हो। तो इसको लिखा है हमारे जो पीएम साहब हैं, नाम इनका नरेंद्र मोदी है और पुस्तक का नाम है एग्जाम वॉरियर्स। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध भगवान ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की जो भाषा है उसके लिए किसका प्रयोग किया है। तो बुद्ध भगवान ने हमारे किया था प्राकृत भाषा का यूज। ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल सी हो जाएगा करेक्ट। तो बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा कि भगवान गौतम बुद्ध ने अपने जो उपदेश दिए थे उसमें उन्होंने प्राकृत भाषा का यूज किया था। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष यान में अगर कोई अंतरिक्ष यात्री बैठा है तो उसको जो हमारा आसमान है वो किस रंग का दिखाई देता है। तो आप सभी को पता होगा कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसी के कारण हमको आसमान दिखाई देता है नीला। लेकिन अगर आप अपने एटमॉस्फेयर से बाहर जाते हैं और अंतरिक्ष से आसमान को देखते हैं तो ये दिखाई देता है काले रंग का। तो ऑप्शन फिलहाल ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पुलिकल्ली भारत के किस राज्य की लोक नृत्य शैली है। तो पुलिकल्ली की बात करें, ये आपके होता है केरल में। तो कल्ली शब्द जैसे ही कहीं पर आए तो समझ जाइए केरल का ही है। तो सी हो जाएगा फिलहाल यहाँ पर करेक्ट। तो पुलिकल्ली की बात करें, ये मुख्य रूप से एक प्रकार का हमारा डांस है जो कि केरल राज्य में ओणम त्योहार के अवसर पर किया जाता है लोगों के द्वारा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकार में सुधार किसने किया था। तो महिलाओं के अधिकारों के लिए जो काम है ये किया था पंडिता रमाबाई ने। किसने? पंडिता रमाबाई ने किया था। ऑप्शन फिलहाल यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट।
अच्छा, रमाबाई जी के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारे भारत की पहली महिला हैं जिनको पंडित नाम से उपाधि दी गई थी। तो संस्कृत की स्कॉलर ये रही थी और यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से इन्होंने संस्कृत की पढ़ाई भी की थी। तो ऑप्शन पंडिता रमाबाई हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि बुल और बियर शब्द किसमें उपयोग किए जाते हैं। अब बहुत लोगों को लगेगा कि बियर मतलब पीने वाला है, तो भैया बुल और बियर जो आपके शब्द होते हैं ये यूज किए जाते हैं स्टॉक मार्केट में। किसमें? शेयर बाजार में इनका यूज होता है। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। आप लोगों ने इस शब्द को सुना भी होगा। जब हमारा मार्केट यहाँ पर राइज के समय होता है, यानी कि मार्केट बढ़ रहा होता है, तो इसे हम लोग बुल मार्केट कहते हैं। और जब मार्केट आपका गिर रहा होता है तो इससे हम लोग कहते हैं यहाँ पर बियर मार्केट। तो डी होगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न कि भारत की उच्चतम निर्विवादित चोटी कौन सी है। तो आप सभी को पता होगा, ये आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा और नाम इसका है कंचनजंगा। वैसे अगर हम लोग बात करें कि भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है, तो मेरे हिसाब से हो जाएगी K2, जो कि आपको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में मिलेगी, जिसे हम लोग गार्डविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। दुनिया की वो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, तो वो हमारे भारत की है सबसे ऊंची चोटी। अगला प्रश्न है कि भारतीय खिलाड़ियों के द्वारा खेल के क्षेत्र में उनके आजीवन योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया जाता है। तो ये जो पुरस्कार है इसका नाम होता है यहाँ पर ध्यानचंद पुरस्कार। क्या नाम है? ध्यानचंद पुरस्कार। अब कंफ्यूज मत होइएगा, देखिए इस साल जो हमारा खेल रत्न है उसका नाम भी ध्यानचंद जी के नाम पर कर दिया गया है। तो इससे पहले 2002 में ध्यानचंद जी के नाम पर एक पुरस्कार पहले से ही दिया जाता रहा है। तो ऑप्शन फिलहाल ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत कब हुई थी। तो ये हुआ था 1 जुलाई 2017 को। संशोधन भी ध्यान रखिएगा, ये हमारा था 101वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है कि मनात किस देश की मुद्रा है। तो मनात की बात करते हैं, ये करेंसी है हमारे अजरबैजान की। कहाँ की? अजरबैजान वही देश है जिसकी राजधानी आपको बाकू में मिलेगी। तो ऑप्शन फिलहाल डी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, एंडोरा देश का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2020 में IMF का यह 190वें नंबर का सदस्य देश बना है और इसकी करेंसी है यूरो। आर्मेनिया की बात करें तो येरेवन इसकी कैपिटल है और ड्रम यहाँ की है करेंसी। उसी प्रकार से अल्बानिया की बात करें तो यहाँ की करेंसी का नाम है लेक और राजधानी यहाँ की है तिराना। तो अच्छे से ध्यान रखिएगा, ऑप्शन फिलहाल डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत में जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये किसके शासनकाल में लगाया गया था। तो राष्ट्रीय आपातकाल, जिसे हम लोग नेशनल इमरजेंसी कहते हैं, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत ये लगाया जाता है और ये लगाया था हमारी इंदिरा गांधी जी ने। किसने? इंदिरा गांधी जी ने। ऑप्शन फिलहाल डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध भगवान को जन्म दिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा, इस वृक्ष का नाम था साल। क्या था? ये आपके साल का वृक्ष था जिसके नीचे माया देवी ने गौतम बुद्ध भगवान को जन्म दिया था। तो ए हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पेरियार बाघ संरक्षित क्षेत्र आपके कहां पर है। तो पेरियार टाइगर प्रोटेक्टेड एरिया की बात करें तो ये आपको मिल जाएगा केरल राज्य में। ऑप्शन यहां पर फिलहाल ए होगा करेक्ट। ये देख सकते हैं कि केरल राज्य में आपके 2 टाइगर रिजर्व हैं, एक तो है पेरम्बीकुलम और एक का नाम है यहाँ पर पेरियार। अगला प्रश्न है कि डैश डैश मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। तो मौर्य साम्राज्य की कैपिटल की बात करें, बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न है, ये आपको मिलेगा पाटलिपुत्र में। कहां पर? पाटलिपुत्र में है। तो ऑप्शन फिलहाल बी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं पाटलिपुत्र, जो कि वर्तमान में हमारे बिहार की राजधानी है, जिसे हम लोग पटना के नाम से जानते हैं, यही आपके मौर्यन एम्पायर की राजधानी रही थी। तो ऑप्शन फिलहाल बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी। इन साहित्यिक स्रोतों को आप लोग किस नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इन्हें कहा जाता है क्रोनिकल्स या इन्हें हम लोग इतिवृत्त के नाम से जानते हैं। ऑप्शन फिलहाल के लिए बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल का जो नेतृत्व है ये ममता बनर्जी के द्वारा किया जाता है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, इस पार्टी का नाम है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। जोहरा फूल इसका इलेक्शन सिंबल है और इसकी स्थापना हमारे ममता दीदी के द्वारा ही की गई थी। ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल सी हो जाएगा करेक्ट। तो ये देख सकते हैं, ये इलेक्शन सिंबल है, संस्थापक ममता बनर्जी ही रही हैं।
1 जनवरी 1998 को स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कोलकाता में। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्यों के कथन यानी कि जो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन है इनको प्रस्तुत किया था? तो इसे प्रस्तुत किया था हमारे पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू साहब ने। किसने? पहले पीएम नेहरू चाचा ने इसको प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन फिलहाल सी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा कि ये प्रस्तुत कब किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को हुआ था ये प्रस्तुत। ऑप्शन फिलहाल सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से किस पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी है? तो घड़ी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे हैं एनसीपी का। एनसीपी मतलब जो हमारे शरद पवार साहब की पार्टी है, इन्हीं का चुनाव निशान है घड़ी। बाकी तृणमूल कांग्रेस का मैंने आपको बता ही दिया, ये जोहरा घास का फूल है। राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो हाथ का पंजा है। बहुजन समाज पार्टी यानी कि जो हमारी मायावती बुआ है, इनका चुनाव चिन्ह है हाथी। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। ऑप्शन फिलहाल सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? तो हर्षवर्धन की बात करें, इनके जो राज्यसभा कवि हैं इनका नाम था आपके बाणभट्ट और इन्हीं के द्वारा हर्षचरित भी लिखी गई थी। तो ऑप्शन फिलहाल बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बेलारूस देश की राजधानी है? तो बेलारूस देश की राजधानी की बात करें, इसका नाम है यहाँ पर मिन्स्क। क्या नाम है? मिन्स्क का नाम है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, मुद्रा भी ध्यान रखिएगा, इसकी मुद्रा है रूबल। बाकी ब्रसल्स की बात करें तो ये बेल्जियम देश की राजधानी है। बाकू मैंने अभी बता ही दिया, ये है अजरबैजान की राजधानी। अगला प्रश्न है कि भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? इसमें कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग भारत के भौगोलिक क्षेत्रों की बात करें तो ये आपके हो जाते हैं 6। ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल बी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं, हमारे उत्तर के पहाड़ हो गए, उत्तर पूरब के पहाड़ हो गए, नॉर्दर्न प्लेन यानी कि जो उत्तरी गंगा जमुना का मैदान है, आपका प्रायद्वीपीय भारत है। फिर हमारा जो रेगिस्तान वाला रीजन है, कोस्टल प्लेन है यानी कि जो तटीय आपके प्लेन है तटों के किनारे, और फिर हमारे हो गए द्वीप समूह। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा 6 करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 1998 में जब हमारे यहाँ पर पोखरण सेकंड नाम से परमाणु परीक्षण हुआ था तो देश के पीएम कौन थे? तो उस समय पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी। 11 मई को यह परीक्षण हुआ था और इसीलिए 11 मई को हम लोग राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भी मनाते हैं। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति। क्या नाम था? ऑपरेशन शक्ति इसका नाम था। पहला जो परीक्षण है वो आपके हुआ था 1974 में 18 मई के दिन, और इसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। तो ध्यान रखेंगे, सी होगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मोहिनीअट्टम नृत्य शैली आपके किस राज्य की लोकप्रिय नृत्य शैली है? तो मोहिनीअट्टम की बात करें, ये हमारे केरल राज्य का है। ऑप्शन फिलहाल सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस भारतीय राजनीतिक दल का जो चुनाव चिन्ह है वो आपके बाली और हंसिया है? अब इसमें लोग कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि ऑप्शन में आपको 2 कम्युनिस्ट पार्टी दी गई हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारे यहाँ पर पहली मूल वाली कम्युनिस्ट पार्टी है इसी का चुनाव निशान है बाली और हंसिया। तो ऑप्शन सी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। देख सकते हैं कि इसकी स्थापना 26 दिसंबर 1925 को हुई थी। आपके जो संविधान सभा के पहले मांग करने वाले व्यक्ति थे एम.एन. रॉय के द्वारा। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसका चुनाव निशान है बाली और हंसिया। उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करते हैं जो सीपीआई मार्क्सिस्ट है, जिस पार्टी से आपके केरल में इस समय सीएम है, उनका चुनाव निशान है हंसिया और हथौड़ा। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। ऑप्शन फिलहाल यहाँ पर सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये कब लॉन्च किया गया था? तो एग्जैक्ट यहाँ पर आपसे दिन के साथ पूछा गया है। तो ये हमारा दिन था 1 अप्रैल का। 1 अप्रैल 1973 को इंदिरा गांधी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और वर्तमान में जो हमारे टाइगर रिजर्व हैं इनकी संख्या है 53। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया है ये हमारे किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये आता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन। वाणिज्य और उद्योग यानी कि ऑप्शन सी होगा फिलहाल के लिए करेक्ट। तो 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर आपको कोच्चि में मिलेगा। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, इसके मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल साहब इसके हैं इस समय मंत्री। अगला प्रश्न है कि भारत का 100% सौर ऊर्जा से संचालित शहर कौन सा है? पहला शहर, तो ध्यान रखिएगा जो पहला शहर है इसका नाम है दीव। क्या नाम है? दीव इसका नाम है। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत में
मध्यकाल डैश डैश शताब्दी से शुरू होता है और डैश डैश शताब्दी में जाकर के समाप्त होता है। तो ये जो हमारा समय है ये शुरू होता है आपके 8वीं शताब्दी में और समाप्त होता है जाके 18वीं शताब्दी में, और 18वीं शताब्दी में आपके शुरू हो जाता है आधुनिक भारत। तो ऑप्शन यहाँ पर बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पाल राजवंश का जो पहला राजा है इसका नाम क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। जो पहला शासक है इसका नाम है गोपाल। क्या नाम है? गोपाल इसका नाम है। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो जो हमारे ये बिहार वाला रीजन है यहाँ पर पाल वंश ने आपके शासन किया था। कैपिटल इनकी कई सारी रही थी, जैसे कि विक्रमपुर भी रही थी, पाटलिपुत्र भी रही थी, उसके बाद में सोमपुरा हो गया, फिर मुर्शिदाबाद हो गई पश्चिम बंगाल में। तो ये सारी इनकी राजधानियां रही हैं। पहले जो शासक थे 8वीं सेंचुरी में इनका नाम गोपाल है, और जो इसके आखिरी शासक रहे थे इनका नाम है मदन पाल। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आदि पिरक्कू नाम का जो त्योहार है ये आपके कौन से राज्य में मनाया जाता है। तो आदि पिरक्कू की बात करें ये होता है केरल राज्य में। आदि पिरक्कू है आपका, हाँ, तो ये होता है तमिलनाडु में। दरअसल ये जो हमारा त्योहार होता है इसमें जो हमारे वाटर के सोर्स होते हैं उनकी की जाती है पूजा। तो ऑप्शन फिलहाल सी यानी कि तमिलनाडु हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 21 जनवरी 1972 को इनमें से किस राज्य का गठन किया गया था। तो 1972 की बात हो रही है और उस समय आपके असम से अलग होकर के मेघालय राज्य का यहाँ पर गठन हुआ था। तो ऑप्शन फिलहाल सी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, गोवा के बारे में ध्यान रखिएगा कि ये हमारा 31 मई 1907 को 56वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संघ में शामिल हुआ था। उड़ीसा की बात करें तो 1 अप्रैल 1936 को बंगाल से अलग होकर के ये बना था। तेलंगाना की बात करें तो 2 जून 2014 को ये हमारा एक नया राज्य बना था। तो ऑप्शन फिलहाल सी मेघालय होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में अमर सिंह के द्वारा डैश डैश भाषा के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया था जिसका नाम रखा गया था अमरकोश। तो बताइए ये कौन से भाषा में था। तो ये हमारा था संस्कृत भाषा में। किसमें था? संस्कृत भाषा में था। ऑप्शन फिलहाल के लिए बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि त्रिपुरा की राजधानी क्या है भैया। तो ये बहुत ही बच्चों वाला प्रश्न है। त्रिपुरा की जो राजधानी है वो अगरतला में है। ऑप्शन फिलहाल सी होगा हमारा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत में जो मोर्ले मिंटो सुधार है ये किस वर्ष में पारित किए गए थे। तो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म की बात करें तो ये आता है 1909 में। कब आता है? 1909 में आता है। बी होगा करेक्ट। चलिए कमेंट में बता दीजिएगा अगर आप में से कुछ लोग यहाँ तक पहुँचे होंगे कि जो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म है इसको हम लोग मोर्ले मिंटो रिफॉर्म क्यों कहते हैं। वैसे ही आपका इंडियन गवर्नमेंट एक्ट है 1909 का, लेकिन मोर्ले मिंटो एक्ट क्यों कहा जाता है ये आप कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है कि अली बंधु शौकत और मोहम्मद अली के द्वारा हमारे देश में किस आंदोलन को शुरू किया गया था। तो इस आंदोलन का नाम है खिलाफत आंदोलन। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। तो 1919 से 1924 तक ये आंदोलन चला था और इसको अली बंधुओं के द्वारा आपके शुरू किया गया था। ऑप्शन फिलहाल डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा बैंकों में जो ब्याज की दरें हैं वो निर्धारित और विनियमित की जाती हैं। ये भी आपके छोटे बच्चों वाला प्रश्न है। इसको निर्धारित करता है भारतीय रिजर्व बैंक। कौन सा? भारतीय रिजर्व बैंक। तो फिलहाल ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से डैश डैश का हिस्सा था। तो अभी मैंने ऊपर आपको बता दिया कि ये पहले असम राज्य का हिस्सा था। 1972 में अलग होकर के नया राज्य बना था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि संगम काल के जो महाकाव्य हैं जिसका नाम शिल्पीकरम और मणि मेकलई है ये आपकी कौन से भाषा में लिखे गए थे। तो अभी आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा संगम काल है वो आपके तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों जो हमारे महाकाव्य हैं ये भी आपके तमिल भाषा में हैं। तो डी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं इनको पारित करने का जो विचार है ये हमने कौन से देश के संविधान से लिया था। तो इनको पारित करने का जो विचार है ये हमने लिया हुआ है अमेरिका से। ऑप्शन फिलहाल के लिए डी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं कि अमेरिका का जो संविधान है यहाँ से हमने मूल अधिकार लिया है। सरकार का जो संघीय ढांचा है वो भी लिया हुआ है। जो राष्ट्रपति के चुनाव का इलेक्टोरल कॉलेज होता है ये भी हमने यहीं से लिया है। आपके जुडिशरी के जो इंडिपेंडेंट है यानी कि जो इसकी स्वतंत्रता है ये भी हमने यहीं से लिया है। न्यायिक समीक्षा हो गया ये भी लिया है।
इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ, ये भी हमने लिया है अमेरिका से, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि समाचार चैनल रिपब्लिक टीवी के मुख्य संपादक कौन है? तो भैया बागड़ बिल्ले का नाम आ चुका है। ध्यान रखिएगा, जो ये बागड़ बिल्ला है इसका नाम है अर्णव गोस्वामी और ये आपके रिपब्लिक टीवी से जुड़ा हुआ है और इसका एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर शो आता है जिसमें बिल्कुल बेकार की चीज़ें होती हैं। नाम उसका है पूछता है भारत, तो ऑप्शन डी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो दचगम नेशनल पार्क है ये आपको कौन से राज्य में मिलेगा? दचगम की बात करें तो ये आपको जम्मू कश्मीर राज्य में मिलेगा। ऑप्शन फिलहाल हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। तो ये देख सकते हैं, दचगम हो गया, सलीम अली सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, ये तीनों आपको मिलेंगे जम्मू और कश्मीर में। एक जो हमारे देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस वाला, ये अब चला गया है लद्दाख में, तो ऑप्शन यहाँ पर बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पहले एशियाई खेलों का जो आयोजन है इसको करने का सुझाव पहले कहाँ पर किया गया था? अब देखिए, अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो पहला जो हमारा एशियाई खेल है ये हुआ था 1951 में भारत में। मान लेते हैं आपको इसका उत्तर बिल्कुल नहीं पता है, तो आप लोग कौन से ऑप्शन को टिक करेंगे? देखिए, पहला ऑप्शन 1952 है, ये वैसे भी खारिज हो जाएगा। 1956 है, ये दोनों तो वैसे ही खारिज हो गए। दो ऑप्शन आपके हैं 1943 और 47। तो आपको पता होना चाहिए 43 में तो हम गुलाम ही थे और 47 में हम लोग आज़ाद हुए थे। उसी दौरान आपके एशियाई देशों का सम्मेलन हुआ था और उसी में इसको कराए जाने का निर्णय हुआ था, तो ऑप्शन फिलहाल बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जम्मू और कश्मीर के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम महमूदा मुफ्ती है, ये कौन से राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हैं? तो देखिए, यहाँ पर बहुत ही उदार वाला कोई एग्जामिनर था जिसने आपको लिख भी दिया है, एक ही पार्टी में जम्मू कश्मीर नाम है और यही इनकी पार्टी है जिसका नाम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है। ऑप्शन फिलहाल के लिए ए हो जाएगा करेक्ट। तो महबूबा मुफ्ती इसकी लीडर है। 1999 में इस पार्टी की स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा मगधी के नाम से जानी जाती है और पूर्वी भारत के बिहार झारखंड क्षेत्र में बोली जाती है? तो इस भाषा का नाम क्या है? इस भाषा का नाम है मगही। क्या नाम है? मगही है। और मगही पान आप लोगों ने खाया भी होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा देश है जहां पर आपको डेमोक्रेसी देखने को नहीं मिलेगी? तो आपको पता होगा कि जो आपका चाइना देश है वो एक कम्युनिस्ट विचारधारा वाला देश है और यहाँ की पार्टी का नाम ही है कम्युनिस्ट पार्टी, तो ध्यान रखेंगे ये देश हो जाएगा चाइना। ऑप्शन सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि संपत पाल देवी ने बुंदेलखंड में महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए किस दल की स्थापना की थी? तो इस दल का नाम है यहाँ पर गुलाबी गैंग। क्या नाम है? गुलाबी गैंग नाम है और इस नाम से एक मूवी भी आ चुकी है, तो ध्यान रखिएगा नाम इनका है संपत पाल देवी, तो बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो हमारे यहाँ पर उपनिषद हैं, उपनिषदों में कौन सी भाषा का यूज हुआ है? तो उपनिषद की बात करें, वैसे जो इनकी मेन संख्या है वो 108 है। इसमें से मुख्य आपके 11 उपनिषद माने जाते हैं और इनकी जो भाषा है वो रही है संस्कृत। क्या है? उपनिषदों की भाषा संस्कृत रही है और उपनिषदों को हम लोग वेदांत के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वेदों में जिन सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं या वेदों में जिस भी चीज़ का एक्सप्लेनेशन चाहिए वो आपको मिलेगा उपनिषद में, तो डी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार हमारे देश में दिया जाता है? तो इस पुरस्कार का नाम है नवलेखन पुरस्कार। क्या नाम है? नवलेखन पुरस्कार। ऑप्शन फिलहाल डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किए जाने वाले जो 100 रुपए का नोट है इसकी कौन सी विशेषता है? तो ध्यान रखिएगा, जो रानी की वाव है वह आपको 100 रुपए के नोट पर देखने को मिलेंगी और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं, ये आपके 100 रुपए का नोट है जिस पर आपको रानी की वाव देखने को मिलेगी, जो कि 2014 में यूनेस्को हेरिटेज में भी शामिल हो चुका है, तो बी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि शिखा टंडन किस खेल के लिए प्रसिद्ध हैं? तो शिखा टंडन की बात करें, ये हमारे तैराकी की खिलाड़ी हैं। किसकी खिलाड़ी हैं? तैराकी की हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल डी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं जैसे कि हमारे श्रीहरि नटराज हैं, साजन प्रकाश हैं जो कि इस साल ओलंपिक भी गए थे, शिवानी कटारिया हैं, ये सारे हमारे देश के तैराक हैं, तो डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि विशेष भृगुवंशी किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? तो विशेष भृगुवंशी की बात करें, ये हमारे बास्केटबॉल पुरुष टीम के कप्तान भी रहे हैं। ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल बी हो जाएगा करेक्ट। तो देखिए, ये हमारे सारे बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं, जैसे सतनाम सिंह हो गए,
अमजोत सिंह हो गए, अमृतपाल सिंह हो गए, प्रिंसिपल सिंह हो गए, प्रिंसिपाल सिंह हो गए। तो ये सारे हमारे हैं बास्केटबॉल के खिलाड़ी। ऑप्शन बी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो संविधान की अगर हम लोग बात करें तो मूल संविधान में तो मौलिक कर्तव्य थे ही नहीं। अनुच्छेद 51A के अंतर्गत इनको शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसका जो प्रावधान है वो हमने सोवियत संघ से लिया था। जब इनको शामिल किया गया था तो इनकी संख्या 10 थी, लेकिन 86वें संविधान संशोधन के जरिए इसमें एक और जोड़ दिया गया। अब इनकी संख्या है 11। तो डी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो हमारे यहाँ पर ज्वार, बाजरा और रागी हैं, इनको एक साथ किस रूप में जाना जाता है। तो इनको एक साथ जाना जाता है मोटे अनाज के रूप में। किसमें? मोटे अनाज के रूप में। तो ऑप्शन फिलहाल के लिए यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वन महोत्सव जो त्योहार है इसका मतलब होता है पेड़ों का त्योहार। तो भारत में ये जुलाई महीने में कब मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न ग्रुप डी में पिछली बार 3-4 बार पूछा गया था। तो ये आपके जुलाई के पहले सप्ताह में होता है, 1 से लेकर के 7 जुलाई तक। के.एम. मुंशी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी मनाए जाने की। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि एसबीआई के उस अग्रणी व्यापक डिजिटल उत्पाद का नाम क्या है जिसे विश्व की नवीनतम डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बनाया गया है। तो इसका नाम है योनो, यानी कि यू ओनली नीड वन, यानी कि आपको सिर्फ एक की जरूरत है, फिर भी आप लोग 4-5 के पीछे भागते रहते हैं। तो यू ओनली नीड वन, ये इसका पूरा नाम है। ऑप्शन ए हो जाएगा योनो करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जसबीर सिंह हमारे किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं। अब कई लोगों को लगेगा जसबीर सिंह है तो ये हॉकी से हो सकते हैं, लेकिन ये हमारे कबड्डी से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि शतरंज में जो पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर है इनका नाम क्या है। तो इनका नाम है यहाँ पर एस विजय लक्ष्मी। अब देख करके आपको लगेगा कि हम्पी कोनेरू हैं जो कि हमारे सेकंड ग्रैंड मास्टर महिलाओं में, पहली है एस विजय लक्ष्मी। तो ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल डी हो जाएगा करेक्ट। 2001 में सुब्बा रमन विजय लक्ष्मी आपकी पहली महिला चेस ग्रैंड मास्टर बनी थी। और आपको ध्यान रखना है कि जो पहले पुरुष चेस ग्रैंड मास्टर हैं उनका नाम विश्वनाथन आनंद है और वो बने थे 1988 में। अगला प्रश्न है कि पूना पैक्ट के ऊपर किस साल हस्ताक्षर किए गए थे। तो पूना पैक्ट के ऊपर जो हस्ताक्षर है ये किए गए थे 1932 में। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो गांधी जी और जो हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब थे उनके बीच में पुणे के यरवदा जेल में इसके ऊपर हस्ताक्षर किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर हमारा फिलहाल के लिए ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल इंडिया अभियान का आधार है। तो हमारे यहाँ पर जो भारत नेट परियोजना है, जाहिर सी बात है इसके अंतर्गत हम अपने देश की सारी पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ेंगे। और जब पूरा देश इस प्रकार से ब्रॉडबैंड से जुड़ जाएगा तो डिजिटल इंडिया जो अभियान है इसको बहुत ही ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। तो कह सकते हैं ये इसका आधार है, सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए भगवान बुद्ध के द्वारा 4 महान सच्चाइयां बनाई गई थी, जिसमें से आपका एक कौन सा नहीं है। तो ये आपका है कि यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुखों से निवारण हो सकता है। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ऐसा हमारे बुद्ध भगवान ने बिल्कुल नहीं कहा था। तो सी हो जाएगा फिलहाल यहाँ पर करेक्ट। ये देख सकते हैं ये आपके इन्होंने 4 प्रकार के दुखों के बारे में बताया था और इन्होंने फिर कहा था कि इससे हम लोग मतलब जो मुक्ति है वो अष्टांग मार्ग के जरिए पा सकते हैं और ये आपके 8 अष्टांग मार्ग हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत में पंचायत राज की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम प्रदान किया गया है। तो पंचायती राज के लिए जो हमारा संशोधन था ये आपका है 73rd वाला 1992 में हुआ था। म्युनिसिपैलिटीज के लिए 74 वाला है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स कंपनी है इसकी पेरेंट कंपनी का नाम क्या है। तो 2018 में जो वॉलमार्ट है जो खुदरा बिजनेस की सबसे बड़ी कंपनी है इसने फ्लिपकार्ट को खरीद लिया था। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने द विंग्स ऑफ फायर नाम की पुस्तक को लिखा है। तो ये हमारे लिखा है जो पूर्व राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम साहब। ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह है जिसको ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है।
तो जाहिर सी बात है ये हमारा ग्रह है जिसे हम लोग नीले ग्रह के रूप में जानते हैं, और ये है पृथ्वी, तो बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि साइटियस, एल्टियस एंड फोर्टियस लैटिन वाक्यांश हैं जिनका अर्थ होता है तेज, उच्च और मजबूत। यह कौन से खेलों का आधिकारिक आदर्श वाक्य है? तो ये जो आदर्श वाक्य है ये हमारे है ओलंपिक खेलों का। किसका है? ओलंपिक खेलों का है। तो ऑप्शन फिलहाल डी हो जाएगा करेक्ट। तो पियरे डी कोबर्टिन के द्वारा इस आदर्श वाक्य को दिया गया था और इसको यूज किया ज्यादा लगा है हमारे ओलंपिक खेलों में, तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी एक संवैधानिक निकाय या पद नहीं है? आप सभी को पता होगा कि संवैधानिक निकाय या पद वे होते हैं जिनका प्रावधान हमारे संविधान में दिया होता है। तो अटॉर्नी जनरल का जो प्रावधान है ये 76 में है। कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का जो प्रावधान है ये 148 में है। नीति आयोग का प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है। वित्त आयोग आपको मिलेगा 280 में। तो ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य में सामाजिक त्योहार छापर मेला का आयोजन किया जाता है? तो छापर मेले की बात करें, इसका आयोजन होता है पंजाब में। अब कई लोग इसको टिक कर देंगे छपरा समझ करके बिहार में, तो भैया ये छापर मेला आपके पंजाब के लुधियाना जिले में होता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन फिलहाल यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हमारे यहाँ पर जो विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये दिया जाता है आपके 7 फील्ड में। ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल सी हो जाएगा करेक्ट। हालांकि इस साल ये टोटल 11 लोगों को दिया गया है, वैसे हर साल लगभग हर फील्ड में 2-2 लोगों को ये दिया जाता है, तो सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अच्छा, फील्ड कौन कौन से हैं? तो देखिए ये पहली फील्ड है बायोलॉजिकल साइंसेज, दूसरी केमिकल है, तीसरी फील्ड आपकी इतनी बड़ी है, चौथी फील्ड इंजीनियरिंग साइंस, पांचवी मैथमेटिकल साइंस, छठी मेडिकल साइंस और फिर है फिजिकल साइंस। तो ध्यान रखिएगा सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो हमारे मुगल सम्राट थे जहांगीर, ये किसके पुत्र थे? तो जहांगीर की बात करें ये सम्राट अकबर के पुत्र थे। ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल बी हो जाएगा करेक्ट। तो तीसरे नंबर के मुगल सम्राट थे जहांगीर, और इनके जो दादाजी थे उनका नाम था क्या? उनके दादाजी का नाम हुमायूं था, और यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो ये अकबर के बेटे थे। ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में एक डैश डैश वस्तु है जिसमें गैस और धूल की पूंछ वाली बर्फीली कोर होती है जो लाखों मील तक फैली हुई है, इससे हम लोग क्या कहते हैं? तो इससे हम लोग कहते हैं धूमकेतु। क्या नाम है? धूमकेतु इसका नाम है। ऑप्शन फिलहाल ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो हमारे यहाँ पर जातक कथाएं हैं इनमें किसके जन्म और उनके पूर्ण जीवन का वर्णन मिलता है? बहुत परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है, पता नहीं क्यों। तो ध्यान रखिएगा इसमें भगवान बुद्ध के जीवन का वर्णन है। ऑप्शन फिलहाल के लिए ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कौन से भारतीय नेता को लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता है? तो इनका नाम है लाला लाजपत राय। हमारे गरम दल से जुड़े हुए नेता हैं ये, और ये पंजाब केसरी के नाम से भी जाने जाते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 1928 में एक फिल्म आई थी देवदास, पारो वाला कहानी आपने सुना ही होगा। तो देवदास जो मूवी आई थी इसके डायरेक्टर कौन थे? तो ध्यान रखिएगा इसके जो डायरेक्टर थे इनका नाम था नरेश मित्रा। क्या नाम था? नरेश मित्रा इनका नाम था। तो ऑप्शन फिलहाल के लिए ए हो जाएगा हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि लू गर्मी के मौसम के दौरान डैश डैश में उत्पन्न होकर आसन्न क्षेत्रों की ओर उड़ती है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? तो मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। तो ये मुख्य रूप से आपके गर्म क्षेत्रों से होकर के राजस्थान में जाती है, राजस्थान से आती है, क्योंकि वहां पर आपको मरुस्थल मिलेंगे। सी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अल्फांसो किस फल की किस्म का नाम है? तो अल्फांसो की बात करते हैं, ये हमारे क्या नाम है, आम की एक किस्म होती है। महाराष्ट्र राज्य में मुख्य रूप से ये आपकी उगती है और इसको 2018 में जीआई टैग भी मिल चुका है। तो ऑप्शन फिलहाल बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्योंगयांग निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है? तो प्योंगयांग की बात करें ये उत्तर कोरिया की राजधानी है। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, दक्षिण कोरिया की बात करते हैं तो इसकी जो राजधानी है वो आपको सियोल में देखने को मिलेगी। ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जानवरों के लिए प्राकृतिक रूप से आरक्षित रहता है? तो ध्यान रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
अगर हम लोग बात करते हैं कि प्राकृतिक रूप से क्या आरक्षित रहता है, तो ये हमारा हो जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व। क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व है, क्योंकि ये आपका एक नेचुरल साइट होता है। बी हो जाएगा फिलहाल यहाँ पर करेक्ट। ये देख सकते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व एक बड़ा सा एरिया होता है और इसके अंदर आपको बहुत सारे राष्ट्रीय पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलती हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो हमारे यहाँ पर स्थानांतरित कृषि होती है, इसका अन्य नाम क्या है? तो इसी का नाम होता है झूम खेती। क्या नाम होता है? झूम खेती। ऑप्शन फिलहाल सी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, झूम खेती तो इसे हम लोग उत्तर पूर्वी भारत में कहते हैं, लेकिन भारत के जो हमारे अन्य रीजन हैं वहाँ पर इसके नाम अलग अलग हैं। जैसे कि देख सकते हैं आपका जो बुंदेलखंड वाला रीजन है मध्य प्रदेश में, यहाँ पर इसे वेवर या फिर दहियार कहते हैं। दीपा इसे आपके मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में कहा जाता है। उसी प्रकार से जरा और इरका दक्षिणी राज्यों में कहा जाता है। तो अलग अलग इसके नाम है, जरूर ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि साकेत साई मायनेनी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो उत्तर नीचे दिया गया है। ये आपके टेनिस के खिलाड़ी हैं, तो डी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। बाकी टेनिस के खिलाड़ियों की बात हो तो लिएंडर पेस जो कि आपके पहले पदक विजेता है टेनिस में, इनका नाम आपको ध्यान ही रखना है। सानिया मिर्जा हो गई, महेश भूपति हो गए, रोहन बोपन्ना हो गए, आपके प्रजनेश गुणसेकरन हो गए। तो ये सारे हमारे रहे हैं टेनिस के खिलाड़ी। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि रियाल किस देश की मुद्रा है? तो रियाल के बारे में ध्यान रखिएगा, ये आपके ब्राजील देश की मुद्रा है। इसके अलावा ईरान की भी जो मुद्रा है ये रियाल है, जिसकी हालत इस समय बहुत ज़्यादा खराब है। ओमान की मुद्रा भी रियाल है, यमन की मुद्रा भी रियाल है, मोरक्को की मुद्रा भी रियाल है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि भले ही इन सारे देशों की मुद्रा रियाल है, लेकिन इनकी वैल्यू होगी अलग अलग। जैसे कि हमारे देश की मुद्रा भी रुपया है, पाकिस्तान की भी मुद्रा रुपया है, लेकिन हमारे यहाँ की जो मुद्रा है वो आपकी डबल स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान की मुद्रा से। तो इसीलिए नाम एक होने से काम एक नहीं होते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में एक्सिस बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन है? तो एक्सिस बैंक की बात करें तो इसके जो प्रबंध निदेशक और सीईओ हैं, नाम इनका है अमिताभ चौधरी। तो डी होगा फिलहाल के लिए करेक्ट। अगला प्रश्न है कि बंगाल का जो विभाजन है ये किस वर्ष हुआ था? तो बंगाल के विभाजन की बात करें, ये हमारा हुआ था 1905 में। कब? 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन करवाया गया था सांप्रदायिक आधार पर। तो सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। हालांकि आपको ये भी ध्यान रखना है कि 6 सालों के बाद 1911 में इसको रिस्टोर कर दिया गया था। तो सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि यजुवेंद्र चहल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? तो यजुवेंद्र चहल आप सभी को पता होगा, अभी इन्होंने कुछ साल पहले शादी भी की है और ये है क्रिकेट के खिलाड़ी। तो डी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। टिकटॉक वगैरह पर भी काफ़ी वीडियो ये बनाते हैं। अगला प्रश्न है कि काली मिट्टी को डैश डैश मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। काली मिट्टी में आपकी कपास बहुत ही अच्छे से उगती है और इसे हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। मुख्य रूप से जो हमारे दक्कन का पठार है वहाँ पर ये मिट्टी आपको मिलेगी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि महावीर डैश डैश तीर्थंकरों में से अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। तो हमारे जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे, उसमें से अंतिम माने जाते हैं महावीर जैन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। ये देख सकते हैं कि ऋषभ देव हमारे पहले जैन धर्म के संस्थापक थे, मतलब तीर्थंकर थे, और टोटल 24 तीर्थंकर यहाँ पर हुए थे। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि डैश डैश उपनिषदों में से डैश डैश उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। तो ये मैंने अभी आपको ऊपर ही बता दिया था कि टोटल 108 उपनिषद हैं, जिसमें से 11 मुख्य माने जाते हैं। ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। और ये जो 11 मुख्य हैं ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है? बहुत ही छोटे बच्चों वाला प्रश्न है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और राज्यसभा के जो मेंबर हैं इनका कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। अगला प्रश्न है कि लगातार 3 आईपीएल खिताब जीतने वाले कप्तान का नाम क्या है? तो आपके जो 3 आईपीएल खिताब जीते थे उस समय, इनका नाम है रोहित शर्मा। हालांकि अब ये टोटल 5 बार आईपीएल जीत चुके हैं। 2020 में इन्होंने लास्ट टाइम जीता था। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत का समुद्र तल से निम्नतम बिंदु कौन सा है? तो इस बिंदु का नाम है कुट्टूनाद। क्या नाम है? कुट्टूनाद इसका नाम है। ये आपके समुद्र तल से केवल 2.7 मीटर ऊपर है। केरल में आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? तो ये है के वेणुगोपाल। क्या नाम है? के वेणुगोपाल। ऑप्शन सी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट।
अगला प्रश्न है कि जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है इसको किस नाम से हम लोग जानते हैं। मुख्य रूप से आपको मैदानी भागों में नदियों के द्वारा इस मिट्टी को देखने को मिलेगा। तो जो हमारी नई मिट्टी होती है उससे हम लोग कहते हैं यहाँ पर खादर। ठीक है, नई मिट्टी को खादर, और पुरानी मिट्टी यानी कि भंगार वाली जो मिट्टी होती है उसे हम लोग कहते हैं भांगर। तो भंगार से भांगर, ऑप्शन ए हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा भारत का रामसर स्थल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, हरके वेटलैंड आपको पंजाब में मिलेगा, गोविंद सागर आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा लेकिन ये वेटलैंड नहीं है, सो मोरेरी आपके लद्दाख में है, रेणुका झील आपके हिमाचल में है। तो गोविंद सागर बी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अरुण थर्ड किस देश में है। तो अरुण थर्ड की बात करें ये आपके हो जाएगा नेपाल में, भारत इसको बनाने में मदद कर रहा है। तो फिलहाल ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी आयरलैंड की राजधानी है। तो आयरलैंड की कैपिटल की बात करें ये हमारा हो जाएगा डबलिन। क्या नाम है इसका, डबलिन इसका नाम है। ऑप्शन फिलहाल सी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं ये आपका आयरलैंड है जो कि यूके का पार्ट नहीं है और इसी की राजधानी आपको मिलेगी डबलिन में। अगला प्रश्न है कि नागपुर के लिए कौन सा, नागपुर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो नागपुर हमारा फेमस है संतरे के लिए, किसके लिए, ऑरेंज के लिए, और इसीलिए इसको ऑरेंज सिटी भी कहा जाता है। बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो आपको पता होगा जौ और भांटा से हम लोगों को ऊर्जा मिलती है। परमाणु नाभिक आपकी ऊर्जा का बहुत ही तगड़ा स्रोत है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में भी उष्मा होती है जिससे आप लोग ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा सिंचित भूमि होती है यानी कि सींचा गया खेत होता है इससे हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यपगत के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। तो आप सभी को पता होगा कि 1848 में सबसे पहले इस सिद्धांत को शुरू किया गया था और इसे शुरू किया था लॉर्ड डलहौजी ने। किसने, लॉर्ड डलहौजी ने। तो जहां पर आपके राजवंश में कोई मेल शासक नहीं होता था उसको ये कब्जा कर लेते थे। सतारा पर सबसे पहले इन्होंने कब्जा किया था। ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय आईटी उद्योगपति और एक बहुराष्ट्रीय निगम के साथ संस्थापक हैं जो व्यापार परामर्श, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और आउटसोर्सिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। तो ध्यान रखिएगा इनका नाम है यहाँ पर एन.आर. नारायण मूर्ति। क्या नाम है, एन.आर. नारायण मूर्ति नाम है। तो फिलहाल के लिए ए हो जाएगा हमारा यहाँ पर करेक्ट। और इनकी कंपनी कौन सी है। तो इनकी कंपनी का नाम इन्फोसिस है। 7 जुलाई 1981 को स्थापना हुई थी पुणे में, हेडक्वार्टर हालांकि बेंगलुरु में है और सलील पारेख इस समय इसके सीईओ हैं। तो ध्यान रखिएगा इस प्रकार से 100 प्रश्नों को हमने फिर से यहाँ पर समाप्त कर दिया है। अब आपको डेली 2 वीडियो मिला करेंगे जिसमें एक में हम लोग जीके पूरा समाप्त करेंगे और एक में हम लोग डेली करेंगे मॉक टेस्ट। तो ग्रुप डी का एग्जाम अगर आपको देना है तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज हो रही है ये। इसके कोई भी वीडियो आप लोग मिस मत करिएगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा यस आई कैन डू इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।